अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि साबिक एसपी को उसकी घर की दहलीज पर कत्ल करने वाला कौन था। उसकी भाभी एक अजनबी के साथ दोस्ती करती है और फिर उसके बाद निकाह करने के बाद शर्त ये रखती है कि उसके जेठ को कत्ल कर दिया जाए। क्या तफसील है, कैसे कत्ल की वारदात हुई, दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। उसने मुझे बोला आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ख्याल रखते हो, आपका जो भी बीवी बनेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। फिर तुमने कहा कि उसने बोला मेरे साथ निकाह करो। फिर तुम मान गए? हाँ जी। निकाह के बाद होटल में रहते हाँ। थे? तो किस वजह से होटल में रहते थे? वो इस काम के लिए है, जिन काम हो गया ये मर्डर के लिए। रिटायर एसपी फरत अब्बास के कत्ल का मरकज़ी मुलजिम सीआईए पुलिस ने गिरफ़्तार किया। मुलजिम ने बड़े अहम इंकशाफात किए अपनी हिरासत के दौरान। इंटेरोगेशन के दौरान बहुत सारे जो तफ्तीश में अमल ऐसे होते हैं कि बहुत सारे राज वो उगले हैं। कुछ तफ्तीश का हिस्सा पुलिस भी बताएगी, लेकिन मुलजिम क्या कहता है, क्यों कत्ल किया, कत्ल के मुहर्रकात क्या थे, क्या वजह थी कि मुलजिम ने मकतूल की भाभी के कहने पे उसको कत्ल किया। क्या नाम है अभी तुम्हारा? मोहम्मद आरिफ अफरीदी। मोहम्मद आरिफ अफरीदी। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़ा खैबर एजेंसी। तो कितने अरसे से लाहौर में हो? 3-3.5 साल। कितने? 3-3.5 साल हो गए। अच्छा, तो कहाँ आए थे पहले, किधर रह रहे थे, किसके पास आए थे? इधर कलीम अनवर के पास। 3-3.5 साल पहले जी। कलीम के पास आए थे? जी जी। अच्छा, तो कितनी तनख्वाह थी उसके पास? कभी 15,000 देता है, कभी 20,000 देता था। अच्छा आदमी था? जी अच्छा आदमी था। तो कैसे वो उसके साथ कैसे ताल्लुक बना, कैसे उसके पास आए? वो दोस्ती थी ना, दोस्त ने भेजा था मुझे। कौन? तुम्हारा दोस्त और उसका दोस्त? हाँ जी। अच्छा, दोनों का मुश्तरका दोस्त था। जी जी। तुम उसके पास आ गए? जी जी। कि नौकरी उसने रख लिया, 15-20 हज़ार, कभी 20,000 दे दिया, कभी 15,000। हाँ। तो अच्छा कैसे था? वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। तुम्हारा बहुत ख्याल रखता? मेरे लिए अच्छा था। तुम्हारे लिए अच्छा था। हाँ। तो मर कैसे गया वो? उसकी जो कज़न है बाबर, उसकी गनमैन ने उसको गोली मारा है। अच्छा। हाँ। उसने, तुम भी उसके गनमैन थे? हाँ जी। तुम्हारे पास वेपन होता था? मैं नहीं था उस टाइम उनके अच्छा, पास। तुम नहीं थे। हाँ। वैसे तुम जब बाद में उसके पास आए तो गनमैन के तौर हाँ, पे चलते थे। सिक्योरिटी गार्ड। कौन सा गन होता था तुम्हारे पास? MP4 नहीं है, MP4 वो वाला गन। वो लाता था। तो वो किसका था लाइसेंस? अच्छा, कलीम का। कलीम का। तो तुम पहले भी असला वहाँ पे चलाते रहे थे? हमारे गांव में हाँ चलता है। चलता था? जी जी। तो तुम वो जो था उसका भाई जो था एसपी, जी जी, उसको भी जानते होगे पहले? हाँ जी जानता था। वो कैसा था? वो बाहर से थोड़ा सा नहीं, लोगों के लिए अच्छा बना हुआ था। अच्छा। वो कभी कभी नहीं, मेरे साथ भी वैसे बात ही की, बदतमीजी की ना, अंदर से थोड़ा सा नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो इसकी बीवी कब तुम्हें मिली? ये इसके घर में रहता था मैं। तुम घर में रहते थे? हाँ। तभी दोस्ती हो गई? हाँ, गाड़ी पे जब जाती थी बात होती थी। दोस्ती भी तो हो जाती है? हाँ जी जी। मोहब्बत शुरू हो गई? नहीं, मोहब्बत ऐसे नहीं हो, बस सिर्फ दोस्ती नहीं होते, दोस्त होते हैं ना, बात करते। तुम्हारे उधर वहाँ पे दोस्त होते हैं? वो लड़कियाँ लड़के पठानों में दोस्त होते हैं? तो इधर कैसे होते हैं? इधर ये इनका मैं मुलाजिम था ना। नहीं, तो मुलाजिम थे ना, वो तो मेरे साथ बात करता था, बस दोस्त क्या मत समझो। बातें करते थे? मैं मुलाजिम था, मुलाजिम की हिस्से से वो बात करता था मेरे साथ। क्या बात करते थे? और यार मेरा ये कहना पहले बहुत अच्छी थी ना ये, जब ये क्या नाम है इसका शोहर फौत हो गया और उसकी बात फिर इन लोगों जब उसका शोहर था तब क्या बात करते थे? वो अच्छी बात ही करते थे। क्या अच्छी बात? जिधर भी जाता था मेरा ख्याल रखता था, इज़्ज़त करता था। अच्छा। हाँ जी। दोनों तुम्हारा ख्याल रखते थे? जी जी। अच्छा, फिर वो तुम्हारी दोस्ती उसके साथ अच्छी वाली दोस्ती थी? हाँ, ऐसे मुलाजिम तो नहीं। बुरी वाली दोस्ती कब शुरू हुई? बुरी वाली? हाँ। इसका क्या मतलब? बुरी वाली कि तुम्हारा दिल किया कि इससे शादी कर? नहीं, ये मेरा दिल नहीं किया। अच्छा, फिर क्या? उसने मुझे जो शादी फौरी के बाद नहीं, जब उसने देखा का ना उसके ऊपर जुल्म हो रहे, तंग कर रहे लोग का ना। अच्छा। नो मेरा ख्याल आ गया उसको का ना। अच्छा। ये कितना अच्छा था, ये कितना ख्याल रखता था हमारा। जब वो कत्ल हुआ है, जब वो मर गया कलीमुल्लाह, तब भी तुम इसी घर में थे? हाँ जी, मैं उसी साथ था। हाँ जी जी। तो उसके होते हुए भी उसको तुम्हारा ख्याल था, तुम्हें उसका ख्याल था?
तो मरने के बाद ख्याल ज़्यादा हो गया। हाँ जी जी फिर उसने कहा कि इसका और ख्याल करूं, जी। शोहर बना लूं। जी, जी। तुमने कहा बीवी बना लूं। हाँ जी, उसने बोला मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं भी हैरान हो गया यार, मैं मुलाजिम और ये। अच्छा, फिर मैं कैसे कहा उसने, क्या कहा था कि इजहार कैसे किया कि तुमको शोहर बनाना है? हाँ, उसने मुझे बोला आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ और आपको आप बहुत ख्याल रखते हो, आपका जो भी बीवी बनेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। अच्छा, फिर तुमने कहा कि उसने बोला मेरे साथ निकाह करो। अच्छा, फिर तुम मान गए। हाँ जी। फिर तुमने घर में किसी को बताया? आपको कोई बोलेगा निकाह करो मेरे साथ, आपका शादी ना हो हाँ। तो करोगे ना आप? नहीं, घर वालों से तो पूछता है ना, घर माँ वाले बाप से। वो नहीं पूछा मैंने, बस तुमने नहीं पूछा? गलती हो गया कि ऐसे ही करना था? वो बस माँ बाप से इश्क नहीं में पूछा। पागल हो हाँ, गया। इश्क में पागल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आओगे कत्ल फिर कैसे किया? वो निकाह के बाद जो निकाह हुआ उसके बाद हमने प्लान कितने दिन बनाया। निकाह हुआ? रोजे से 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले निकाह हुआ। जी जी। तो 4-5 दिन की फिर हनीमून भी बनाने गए नहीं वो नहीं हुआ। हैं? वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ? जी, जी। तो उसने शर्त रख दी कि नहीं इसको कत्ल करो नहीं पहले? शर्त भी नहीं रख दी। अच्छा, फिर कैसे वो होटल में मुझे बस अच्छा नहीं लगता था। होटल में? हाँ, मैं होटल में रहता था अच्छा, निकाह के होटल- बाद। निकाह के बाद होटल में रहते हाँ। थे? तो किस वजह से होटल में रहते थे? वो इस काम के लिए है ना, किस जिन काम? काम हो गया ये मर्डर के लिए। अच्छा, इसके लिए रहते थे तुम होटल में? पहले प्लान था कि इसको कत्ल करेंगे फिर घर में आओगे, शिफ्ट होगे? नहीं, वो मैं दूसरा घर लेना था ईद के बाद। ईद के बाद पैसे थे तुम्हारे पास? हाँ, किराया पे लेना था। नहीं, किराए पे लेना था। हाँ। तो जो इसकी इतनी जायदाद थी वो किसके वो पास तो है? उनको इनका बच्चों का था ना। बच्चों का था। ये तुमने इसको अलहदा ले जाना था? हाँ सना को अलहदा ले जाना था? हाँ। बच्चों को इधर ही छोड़ देना? नहीं वो उसके पास भी रहती थी, मेरे पास भी आती थी। अच्छा, जायदाद नहीं तुमने लेनी थी, नहीं, सिर्फ नहीं। अपने मोहसिन की, अपने बोस की बीवी लेनी, जायदाद नहीं लेनी थी। वो तुम्हारे साथ उनको बच्चों का हक है, वो मैं कैसे लेता हूँ? हाँ, तो बीवी जो है उसकी बेवा जो है उस पर तुम्हारा हक था। जी, ऐसा ही है? वो निकाह हुआ फिर मेरा हक बनता हाँ, है। निकाह हो गया, ठीक है। वैसे तुम्हारा वो ख्याल भी करता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि तुम उसके मरने के बाद इतना ख्याल करेगा उसका। अच्छा, फिर कत्ल का प्लान कैसे बनाया बताओ? वो इसलिए बनाया, ये जो फरदे का ना, फरदाबाद जो इस भी था, हाँ। इन्होंने बहुत तंग किया था इनको। क्या तंग करता था? इनका जो किराया आता था घरों का, जो पैसा आता था फसल का, जो किधर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था कमाने के लिए, वो पैसा आता था ना 3-4 लाख पैसा महीना आता था, ठीक है। वो उनको नहीं देता था। अच्छा, 3-4 लाख नहीं देता था? आप सिर्फ कितना देता था? 50,000 देता था। 50,000 देता? और 50,000 से इसका जो घर का बिल है और गैस वो चला, आजकल तो महंगाई भी है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुत तंग किया था। ठीक है। इसकी माँ बाप ने इसके साथ हेल्प किया था ना, माँ ठीक बाप है। ने हेल्प किया था। ठीक है। नो, ये मुझे बार बार बोलती थी 3-4 दिन, ये बहुत तंग कर रहा है, हमारा हक नहीं दे रहा है, ये वो। फिर उसने बोला इसको बस मार दो, उसके कहने अच्छा, पे। उसने बोला हाँ। कि मार दो उसको? हाँ जी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा कि वो ठीक कह रही है? हाँ, मुझे लग रहा है तंग कर रहा था। हैं? तंग कर रहा था। अच्छा, पैसे ना दे के तंग कर रही थी? हाँ हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये बात तो वैसे भी उससे कर सकती थी कि पैसे बढ़ाओ? उन्होंने नहीं बोला था। बोला था? हाँ, तो उन्होंने तुम भी बोला। तो बोलते ना उसको। फरद ने बोला उसको, सब ने अपना नौकरी करो, किसको बोला? ये हीरा को। अच्छा, आपकी बीवी को? हाँ ठीक है, उसने बोला कि नौकरी करो। हाँ, नौकरी करो। अच्छा, फिर तुम्हें गुस्सा आया कि तुम्हारी गैरत को गवारा नहीं हुआ कि तुम्हारी बीवी को बोल रही है कि काम कर। फिर तुमने प्लान बनाया, किसने तुम्हें सारा तरीका बताया कि ऐसे ऐसे करना है? और यार तरीका नहीं है, बस हमारे जहन में आया था इस तरह, बस करो। अच्छा, हाँ, वो तुम्हारी बीवी ने नहीं तुम्हें बताया? उसने बोला बस उसके कहने पे किया ना, ये किया इसको उसके मार दो। कहने? हाँ, तो ठीक किया तुमने? नहीं अभी बस उस टाइम गुस्सा भी था यार, बहुत गुस्सा था ना। एक तरफ मैं सोचता हूँ अच्छा किया, दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ ये बुरा किया ना। उसकी 3 बेटियां भी थी? हाँ, बुरा किया, इस बात पे मुझे बहुत अफसोस है। हाँ। हाँ, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि बहुत बड़ा कारनामा किया है पठान ने लाहौर में? पता चला होगा, अभी नहीं पता चला? मुझे अभी तक पता नहीं, फ़ोन हो जाएगा ना फिर मैं। अच्छा, तो फिर पकड़े कैसे गए? पुलिस ने कैसे पकड़ा? वैसे पुलिस ऐसे भी करती है कि बेगुनाह लोगों को पकड़ लेती है, इन्होंने तुम्हें ऐसे तो नहीं किया? नहीं 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 भाई, है तो बता दो, तुम बेगुनाह हो, ऐसे ही तुम्हारे पे कत्ल डाल दिया हो? नहीं नहीं, बताओ। वो उधर नहीं है, मैं गया था पेशावर तक। पेशावर चले गए थे कत्ल करके? हाँ, अच्छा, उधर फिर से पकड़ा था। वहाँ से पकड़ा? पता कैसे चला पुलिस को? लोकेशन पे मुझे लगा रहा है ऐसे। स्टेशन पे? हाँ, तो कत्ल करके तो फिर कहाँ गए, किस तरह रहे, किस तरह हुआ, सारी बात तो बताओ ना आप।
कत्ल करके मैं इसकी दास्तान तो बड़ी तेज़ी से सुनाई है। सना अड्डा जो हैगा ना, सना एक्सप्रेस, उधर से मैं पेशावर चला गया। पेशावर से मैं उधर नहीं, हमारे कज़न का घर है, अच्छा उधर ठहरा। अच्छा मैं चलो सुबह अपने गांव जाऊंगा बाड़ा, ठीक है बस उधर से नहीं, हमारा लोकेशन चेक हो गया, इसकी वजह से मैं पकड़ा गया। ठीक है। तो तुमने जब कत्ल किया तो उसको बताया था कि तुम यहाँ से किधर जाओगे अपनी बीवी को? जब कत्ल हो गया ना, जब बदला मोटरसाइकिल किसने लेके दिया था तुम्हें? वो उन्होंने बोला उधर खड़ा है। किन्होंने बोला? ये बीबी ने। बीबी के वालिद ने तुम्हें लेके दी मोटरसाइकिल? नहीं हाँ, वो उसने बोला उधर खड़ा है, उधर खड़ा है, वहाँ से ले लो जाके। वहाँ से ले लो जाके, और जो काम करोगे उधर ही खड़ा करो। अच्छा, फिर तुमने वहीं पे खड़ा किया मोटरसाइकिल। तो ये तुमने डबल कपड़े पहने कि तुम्हारा हुलिया ना पता चले? हाँ, वो कह रहे थे, थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे। वो कह रही थी। किसने बताया था ये सारा? बीबी ने बताया, थोड़ा मोटो लोग गया, थोड़ा लंगड़ा करके कोई नहीं पहचानेगा। अच्छा, कोई नहीं पहचानेगा। तो फिर तुमने सारी बातें उनकी मानी? जी जी। तो आप मिले उसको तुमने पूछा नहीं कि तुमने तो कहा था मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा? नहीं, मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं दिया? दिल करता है मिलने को? हाँ। मिल के क्या बात करनी है? पूछना है सिर्फ 2-3 बातें पूछ। क्या बात है? वो अभी पता नहीं क्या पूछना है, वो उस टाइम याद आएगा। अच्छा, उस टाइम याद आएगा। अच्छा काम किया तुमने कत्ल करके? नहीं। तो इसने तुम्हें क्यों तुम्हारे साथ शादी की? कत्ल करवाने के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। उसने मुझे पसंद किया इसलिए शादी की। पसंद किया? हाँ। उसकी कितनी उम्र है? 26 साल होगा। तुम्हारी कितनी है? मेरा 29-30 साल। अच्छा, तो वो तो जिसके बच्चों की माँ है, 3 बच्चों की माँ है। 3 बच्चों की माँ है, और उसके मरने के बाद उसके भाई को उसने मरवा दिया। तो तुम कैसे कह सकते हो वो तुमसे प्यार करती है या तुमसे पसंद करती है तुम्हें? मुझे लग रहा है बस। तुम्हें लग रहा है? हाँ। तो मोहब्बत में फिर आप जेल जाओगे, चक्की पीसोगे? ये बात भी है। बताओ ना क्या करना चाह रहे हो? हाँ, कत्ल तो तुमने मान लिया कि हाँ। तुमने किया है, और इसके कहने पे किया है। अब तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है? इसके साथ ही रहना है? वो अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह जो चाहे वो ये हो जाता है। तुम क्या चाहते हो? मैं भी चाहता हूँ, मैं बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और गलती ये हो साथ गया। रहे तुम्हारे? गलती हो गया। ये साथ रहे? साथ रहे। कहाँ ले जाओगे? उधर पीछे ले जाओगे? हाँ जी, ये चली जाएगी? इंशाल्लाह। यही एक बाल्टोल सेंटर के इंचार्ज हैं जी मोहम्मद अली भट्ट साहब हमारे साथ। पिछले दिनों एक केस हुआ जिसमें एक साबिक पुलिस ऑफिसर को उसके घर की दहलीज पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। आईजी पंजाब समेत तमाम आला अफसरान जो हैं वो उनके घर गए और उन्होंने मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारी टीमें तश्कील दी, लेकिन एक बाल्टोल सीआईए जो है ये सेरा उनके सर को जाता है कि उन्होंने 24 घंटे से कम वक्त में ना सिर्फ मुलजमान को पकड़ा बल्कि कत्ल करने की वजह क्या थी, असल वजह क्या थी, जिसमें एक खातून शामिल थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है? सीआईए ने क्या कुछ इस तफ्तीश में हासिल किया कि क्यों एक साबिक पुलिस ऑफिसर को कत्ल करवा दिया गया और मकतूल की भाभी ही असल कत्ल करवाने की वजह थी? भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्ट साहब, ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट के एक रिटायर एसपी, और यकीन नहीं आता था लोगों को कि एक ऐसे सीनियर पोजीशन पर काम करने वाले ऑफिसर को घर की दहलीज पर कोई शख्स कत्ल कर देगा। तो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कैसे हुआ? क्योंकि बहुत घरेलू सा मामला था जिसमें जाके आपने मुलजिम को गिरफ्तार किया। जी शेख साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरफ तो बाद में ध्यान गया ना कि घरेलू मामला था। पहले जब कॉल चली है तो पता चला है कि जी एक एसपी फरहत अब्बास साहब को घर के बाहर फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। तो मैं उस वक्त शादमा चौक में था, तो मुझे एसएसपी साहब सीए की कॉल आई कि यार ये कॉल हुई है, मैं उधर जा रहा हूँ मौके पे, तो आप भी आ जाएँ। तो पहले तो समझ नहीं आई कि ये क्या वाक़या हो गया कि लाहौर में इस तरह टारगेट किलिंग शुरू हो गई। हम तो यही समझे टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। फिर जब बाद में पता चला, फ़ोन पे पता किया कंट्रोल से दाएं बाएं से, तो वो रिटायर्ड पुलिस अफसर थे,
तो इससे और भी ज़्यादा परेशानी होगी कि भाई ये नया रुझान पैदा होने लगा कि जो बंदा रिटायर हो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई तफ्तीशें करता हो, क्रिमिनल से वास्ता पड़ता हो, तो उसको आप रिटायरमेंट के बाद जो मर्ज़ी आके मार जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में लेके मैं वो जगह पे पहुंचा तो एसएसपी साहब, कैप्टन साहब जो थे ऑलरेडी वहाँ पहुंचे हुए थे और मेरे जाने से पहले उन्होंने खुद डोर टू डोर जाके फिज़िकली उन्होंने सारी फुटेज वगैरह ले ली, जो आपने टीवी पे भी देखा होगा, फायरिंग कर रहा, बाद में वायरल भी हो गई, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया को भी मिल गई। वो एसएसपी साहब ने खुद जाके कलेक्ट किए 4-5 जगह से। तो मैं जब पहुंचा हूँ तो वहाँ पे मुकामी पुलिस भी आई थी, मुकामी एसपी साहबान सारे आए, डिप्टी साहबान, एसएचओ, तकरीबन पूरे लाहौर की पुलिस तो मैंने वहाँ देखी। ठीक, यानी कि कुछ मेरे आने से पहले आ गए थे, कुछ मेरे जाने के बाद आ गए हुए थे। तो जब मैं गया हूँ तो कैप्टन साहब वहाँ पे खड़े थे जहाँ पे फायरिंग हुई थी, वहाँ ब्लड पड़ा हुआ था, वो उसके पास ही खड़े थे। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बात की, उन्होंने कहा यार बात यह है कि ये आम बंदा अगर किसी को फायरिंग करके कत्ल कर जाए ना तो लोगों की उम्मीद होती है पुलिस से। जब एक पुलिस अफसर को कोई मार जाए या शहीद कर जाए वो एक अवाम में बदइतमादी सी पैदा हो जाती है। एक तो अवाम को हमने इतमाद देना, दूसरा ये पुलिस अफसर कत्ल हुआ इसका एक कर्ज़ है हमारे पे, तो ये कर्ज़ लेके हमने नहीं जाना, तो ये हमने इस कातिल को पकड़ना हर हाल में। तो वहाँ कैप्टन साहब ने जो जो गाइडलाइन दी उसमें हमने सारा, उन्होंने बाकायदा मैपिंग करके हमें बताया कि आपने ऐसे ऐसे ये गलियों में जाना है, ये करना है, इधर से अगर वो बाहर निकले तो क्या करना है। वो हमने फिर अपनी पूरी CI बाल्टन की सारी टीम बुला ली है, टोटली नफरी बुला ली उधर, उनको मुख्तलिफ टारगेट दे दिए कि भाई आपने इस गली में जाकर कैमरे चेक करने हैं, आपने इस गली में करनी है, आपने पिछली गली में जाना है। और जो वहाँ से आप गए होंगे मौके पे मेरा ख्याल है, वहाँ से निकल के जो मेन रोड पे कैमरे हैं, आपने इधर जाना, आपने इधर जाना, तमाम को हमने टारगेट दे दिए। उसमें थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे डेढ़ बाद कुछ टीमों को कामयाबी मिली, कुछ को कुछ नहीं मिला। कुछ ने आके बताया ये बाहर निकला मेन रोड पे जाके, ये लेफ़्ट साइड पे हो गया, लेफ़्ट साइड पे हो गया, फिर दोबारा गली के अंदर घुस गया। ये भी उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था कि कैमरे ज़ाहिर ऑब्वियसली पता ही होगा उसको कहाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। वो अंदर गली में जाके टर्न लेके फिर यतीम खाने चौक में आके तो आगे हम ब्लैंक हो गए फिर, क्योंकि वहाँ CCTV के कैमरे ख़राब थे, वहाँ पे हम ब्लैंक हो गए। फिर परेशानी हो गई हमें बड़ी कि यार ये तो आगे काम नहीं चल रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो जालिम को सामने लेके आता है। और मेरा एसपी साहब की 3 बेटी ही हैं, तो उनकी जो रोना था वो देखा नहीं जा रहा था किसी से, किसी वजह से मुझे लगता है अल्लाह ताला ने जल्दी में हमें ये कामयाबी दी। वो जब यतीम खाने चौक में जाके हम ब्लैंक हो गए तो आके फिर हम बैठ गए उधर। इन द सेम टाइम CCO साहब भी आ गए थे, होके चले गए, फिर IG साहब भी आए। तो वहाँ बैठ के मैंने कहा यार अब तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। अभी जो पुलिस के पास टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जियो फेंसिंग ये वो, उस पर बड़ा टाइम लगता है, आपको पता है। पहले जियो फेंसिंग लें, सेल ID उठाएँ, फिर मुतलका डिपार्टमेंट को भेजें, वहाँ से रिज़ल्ट आता है, फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं, वो टाइम लग जाता है, 2 दिन 3 दिन हफ्ता भी लग जाता है। वहाँ बैठे बैठे मैंने उनके जितने रिलेटिव थे उनको इंटरोगेट ना इस तरीके से करना शुरू किया कि उनको फील भी ना हो कि हमारी इंटरोगेशन हो रही। 10-15 बंदों को इंटरोगेट कर लिया। तो वहाँ पे किसी ने मुझे कहा तरीके से बातों में जो बातें पता चली, एसपी साहब जो फौत हुए हैं उनके जो भाई थे कलीमुल्ला, उनकी कोई अच्छी शोहरत के आमिल नहीं था खुद भी वो। फिर मैंने कहा मैं उनकी, उन्होंने दूसरी शादी की हुई है, पहली बीवी छोड़ी हुई थी, वो इस तरह की बातें करते करते मैंने कहा मैं उनकी बीवी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी वो तो फोर्टी वाले घर में बैठे हैं, तो आप कल कर लें, परसों कर लें। मैंने कहा भाई मैंने तो इंटरव्यू करना ही करना उसका, तो मेरी तफ्तीश का हिस्सा है। आपको ठीक है एक सदमा है, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। और फिर हमने अपनी लेडी कांस्टेबल लोग बुलाई, उनको बुला के एसपी साहब के कोई दोस्त हैं उनको बीच में बिठाया। इसे इंटरोगेशन जब शुरू की सोलह से, उसकी बातों से मुझे पता चला कि ये तो उसको बड़ा नॉलेज अंडरवर्ल्ड का। अच्छा। हाँ जी, प्लानिंग भी अंडरवर्ल्ड की तरह हुई थी सारी। हाँ जी, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं जो उससे सरदस्त जो मेरी उसकी गुफ्तगू स्टार्ट हुई ना, उसी से आपको स्मेल एक हो तो घरेलू खतून को इन चीज़ों का नहीं पता होता। मैंने कहा ये तो नॉर्मल खतून नहीं है, ये तो इसको अंडरवर्ल्ड का बड़ा पता है। उसने वो कहीं इनके हस्बैंड की कलीमुल्ला के ऊपर कोई फायरिंग हुई थी 4-5 माह पहले, वो उमैर उर्फ उमैरी नामी बंदे ने की थी। वो बहुत नटोरियस आदमी था, उससे हमारा भी 1-2 दफ़ा मुकाबला हुआ और फिर लास्ट टाइम महीना डेढ़ पहले वो पुलिस मुकाबले में मारा भी गया। यानी कि फिर मैंने अंदाज़ा लगाया ये बंदा तो इस हद तक अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व रहा है। कलीमुल्ला इस औरत का हस्बैंड जो नवंबर में फोत हो गया, तो मुझे वो बात काफ़ी क्लिक कर गई। काफ़ी लोगों के इंटरव्यू किए, बातों में ना कहीं कलीमुल्ला के सिक्योरिटी गार्ड का भी जिक्र आ गया कि उसका गार्ड रहा है ये वो फ्रंटम गार्ड।
सामने अच्छा मज़े की बात यह है कि उस औरत के घर में इंटरव्यू कर रहा हूँ उसका मैं, तो और सामने उसके घर में कैमरे लगे हैं। मैं उसके बेडरूम में सामने जहाँ एसपी साहब कत्ल होते हैं वो कैमरे में फुटेज आ रही है उसकी, यानी कि उसका कैमरा एसपी की जहाँ गाड़ी खड़ी थी, जहाँ इंसिडेंट हुआ, कैमरे का रुख उसी तरफ है। आप उसके बेडरूम में बैठ के देख सकते हैं सारा कुछ। हाँ जी, पूरा इंसिडेंट देख सकते हैं आप बैठ के। ठीक है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप ये बताएं कि ये जो है अपना अफरीदी आपके पास गनमैन रहा आपके हस्बैंड के बाद? उसने कहा जी वो छोड़ के चला गया था। मैंने उसका मोबाइल नंबर लिया और चेक करवाया तो पता चला कि वो लाहौर से बाहर जा रहा था। उसकी लोकेशन पहले लाहौर से बाहर की निकलने की आ रही थी। उसकी जब सीढ़ियाँ निकलवाई तो पता चला कि वो बंदा कल रात 1 बजे इधर ही था। उसका खैर मैंने आईडी कार्ड वगैरह निकलवाया तो उसके आईडी कार्ड की जो फेस स्ट्रक्चर था उसका, उससे पता चलता था कि ये उसी बॉडी का मिलता जुलता है, यानी कि खास चेहरा होता है ना, छोटा चेहरा हो, उसकी बॉडी भी पतली होती है, चेहरा भारा हो, आमतौर पर बॉडी भी भारी होती है। वो शनाख्ती कार्ड के वाले से जिस्म दुबला पतला नज़र आ रहा था। ठीक है। मैंने खतून को बैठा के कहा ये देखें आप, ये वो गनमैन है आपका। उसने कहा नहीं वो नहीं है, वो तो बहुत पतला है, वो तो बहुत पतला है। मैंने कहा ठीक है आप जाएँ, हम ऑफिस जा रहे हैं, मैं अफ्तारी के बाद आपके पास आऊँगा। मैंने उसका आईडी कार्ड तो ले लिया था, उसकी लोकेशन भी चल गई थी, पता चल गया था कि लास्ट टाइम वो रात को इधर ही था। उसके बाद मेरे आईटी के लड़के थे, वो माशाल्लाह बड़े मेहनती हैं, उन्होंने कहा कि सर इसका ना हम जो बस अड्डे रेलवे स्टेशन वगैरह से पता करवाते हैं, ये बंदा लाहौर में आया तो गया कि इधर ही है। वो जब शेख साहब को पता करवाया तो हमने सारा तो पता चला ये इस बंदा कल रात को 1 बजे इधर था, हमने ऑलरेडी पता करवा लिया था। और फिर ये पता करवाया कि ये बंदा 12:30 बजे फैसल मूवर से बैठ के लाहौर से बाहर गया है। ठीक है। हमने अफ्तारी करने के बाद हम उधर बस के अड्डे पे चले गए, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें सारे कैमरे वगैरह चेक करवाए। तो कैमरों में वो एक, हमने तो पहले नहीं देखा हुआ था ना कार्ड, कैमरे में जो उसके आईडी कार्ड से मिलता जुलता एक बंदा नज़र आ गया, लेकिन उसके बाल बड़े लंबे लंबे बाल थे उसके। वो 11:40 पे टिकट, पैंट कोट पहना हुआ, वो 11:40 पे टिकट ले रहा है। टिकट लेने के बाद वो एटीएम में जाता है, एटीएम में जाने के बाद वो पैसे निकलवाता है, उसके बाद वेटिंग एरिया में आ जाता है। वेटिंग एरिया की फ़ोटो चेक की हमने। उसके बाद वो बंदा बस में एंटर हो जाता है। बस थोड़ी लेट चली, गालबन 1:10 पे चली, तो उधर बस में बैठ जाता है। ये गार्ड है, इसका क्या काम है? अगर 5 माह पहले छोड़ के चला गया है। हाँ, तो ये कल रात को इधर था 1 बजे और आज वकूआ हुआ 9:50 पे, और ये 12:30 बजे बस पे बैठ के जा रहा है और पैंट कोट पहना हुआ है। आमतौर पे मैंने कभी ज़िंदगी में पैंट कोट नहीं पहना, तो ये गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड है, ये इतना हुलिया चेंज करके कहाँ जा रहा है? खैर 90% हम कंफर्म हो गए। साथ साथ मैं कैप्टन लियाकत साहब को सारी अपडेट देता रहा, वो फिर आगे से गाइड करते रहे, अब आप ऐसे कर लें, अब आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। उन्होंने कहा कि यार ये 100% बंदा नहीं यही है, लेकिन मेरे दिल में ना 10% वहम था कि यार बाज़ दफ़ा हर चीज़ एक्यूरेट होती है, एंड पे जाके ना वो बंदा नहीं निकलता। वो खैर मैंने यहाँ टीमें रवाना कर दी पीछे कि जहाँ जहाँ जा रहा पीछे जाए। हमने वो इसके लिए लिया नहीं, कैप्टन साहब ने कहा आप टीमें निकाल दें, बाकी चेक करें। अब मैं ऑफिस आके बैठ गया, मैंने कहा यार 10% जेन में है। सीनियर अफसरान को बता दिया कि बंदा ट्रेस हो गया, अगर खुदा ना खास्ता ये वो इंसिडेंट हो तो क्या होगा। खैर वो हमारा एक IT का लड़का, उसने मुझे कहा कि सर हम ना इसका होटल का चेक करवा लेते हैं, किसी होटल में स्टे तो नहीं किया हुआ इसने। मैं कहा यार बंदा पकड़ा जाना है तो पूछ लेंगे उससे। अच्छा, वो लड़का लगा रहा अपने काम पे, उसने मुझे कहा कि करीबन 11 बज गए थे, मैं उस वक्त सुबह से उधर था, रोज़ा भी था, तो काफ़ी थकावट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो टीम तो चलेगी पकड़ने उसे, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, जब पकड़ा जाएगा तो घर चलते हैं। तो मुझे IT वाले ने कहा सर ये बंदा 19 तारीख को ना होटल में ठहरा था। मैं बिल्कुल निकलने लगा था उस वक्त, क्योंकि टीम तो रवाना हो गई थी ना। मैंने कहा पकड़ा जाएगा, केस क्लियर हो जाएगा सारा, इसमें मेरा बैठने का प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने लाहौर से बाहर जाना था, मैं ज़रा 2-4 घंटे सो लूँगा। उसने कहा सर ये एक होटल है, उसमें 19 तारीख को ठहरा। मैंने उधर एक थानेदार भेजा, उसने कहा सर इसका 19 तारीख को इंदराज है। मैंने कहा अभी अब घर नहीं जाना। मैं कहा उधर ही मैं भी आ रहा हूँ। वो एक नवाकोट के इलाके में कोई 1.5-2 मरले का घर होटल था, जैसे होटल होते हैं फजूल से। उधर चला गया, अंदर जाके उन रजिस्टर वगैरह चेक किया, उसका ID कार्ड मिल गया था। इंसिडेंट से 1 किलोमीटर के फासले पे ये होटल था, वहाँ पे 19 तारीख का रह रहा था। और अल्लाह की शान देखें, वो होटल जिस तरह का था मैंने आपको बताया, उसके जो कैमरे थे ना उनकी सिर्फ रिकॉर्डिंग 12 घंटे की रहती थी।
11:15 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा, उनकी रिकॉर्डिंग चेक की, अगर 45 मिनट और लेट होते सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जानी थी। तो उसमें शेख साहब वो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उसमें आप देखेंगे उसका सारा प्रूफ उस 1.5 मरले के होटल की लॉबी में आ गया। जब वो वारदात करके हाँ आता जी, वो है 1.5 मरले का होटल होगा, उसकी लॉबी इतनी होगी, 10 बाय 12 की लॉबी होगी, वो लॉबी के अंदर हर दुनिया का प्रूफ आ गया। वो सर जी ऊपर से उतरता है होटल से, वो लॉबी में खड़ा होता है, वहीं तैयार होता है, शलवार भी उसने पहनी हुई है वही वाली सेम, और उसने पन्ना लिया पहले ऐसे लपेटा लॉबी में खड़े होकर, फिर उसने मास्क पहना, फिर उसने ऐनक पहनी है, फिर वहीं हेलमेट बांधा। तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल छोटा सा होटल है लॉबी, वो लॉबी के बाहर जो सड़क है उसकी फुटेज भी साथ साथ बन रही है, छोटा सा है वो, वहाँ से मोटरसाइकिल मोड़ता है CD 70 या रेड कलर की, उस पर बैठ के चला जाता, वो 9:27 पे वहाँ से निकलता और तकरीबन 10:05 वापस आ जाता। बुक हुआ है 9:50 का, यानी कि जब वो नवा कोट चौक में आके मिस हुआ ना कैमरों से, वो आगे इधर ही आया होटल। फिर वो शेख साहब बाइक खड़ी करता है, ये मैं आपको कैमरे की स्टोरी सुना रहा हूँ आगे, जो कैमरे ने दिखाया हमें। वो उधर बैठ के ऊपर चले जाता है, ऊपर आके फिर वो शलवार में उतारता है, ट्रैक सूट में आता है नीले रंग के, जो भी इसने पहना हुआ अपने दिन, उसमें आता, आके बाइक खड़ी करके पैदल आता, आगे ऊपर चला जाता। तकरीबन वो फिर 11 बजे, 11:15 बजे निकलता ऊपर से, वही पैंट कोट पहना हुआ उसने, वही लॉबी में आके खड़ा हो गया। हर चीज़ का कनेक्शन अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि पूरी जो वकूआ हुआ ना उसका प्रूफ वही छोटी सी एक 10 बाय 12 फुट के जगह पे कैमरे में सबूत की सूरत में मौजूद है वो। ठीक है। उधर पैंट कोट पहन के वो निकलता है, वहाँ से फिर हमने सेफ सिटी देखा आगे, फिर वो उधर चिंची बैठ के तो फैसल मोड़ पे चला गया। ठीक है। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि सारी प्लानिंग इस औरत ने की। ठीक है। इस औरत को क्या अपने जो है वो खामन के भाई इसका जो हस्बैंड था ना कलीमुल्ला, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कलीमुल्ला की जब डेथ हो जाती है तो ये औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है बिल्कुल ही। पहले भी ये किसी के अंडर नहीं रही आज तक, होता ना किसी का कंट्रोल हो, माँ बाप का, बहन भाइयों का, वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। ठीक है। उसने कलीमुल्ला की 3-4 मकान थे जहाँ से किराए आते थे, फिर उसकी 2-2.5 मरबे गार्डन ज़मीन भी थी पीछे पत्तों की में। तो बकौल औरत के SP साहब ने मेरा महदूद कर दिया, मेरा ज़िंदगी महदूद कर दी। उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट मुझे देने लग गए 50,000 रुपया, और उसका और भी सोशल लाइफ भी उसकी जो है ना महदूद कर दी कि तुम हमारे भाई की बीवी हो, तो तुम अब तौर तरीके से अपने चेंज करो, उस तरीके से चलो। ठीक है। इसने इस पठान से, इसका पहले भी तल्लक था, कलीमुल्ला के ज़िंदा होते हुए भी इसके आपस में रिलेशन थे। अच्छा। लेकिन इसने वकूए से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ना इससे निकाह कर लिया। ठीक है। उसी होटल में निकाह किया। अच्छा। निकाह करने के बाद इसने इसको प्रवोक करना शुरू कर दिया कि देखो मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ, आज मेरे घर में दूध नहीं है, बच्चों के झूठ सच बोल के ना मिक्स करके इसको प्रवोक करती थी। पहले तो वो कहती थी इसने कि मैं ऐसे हो गया, अब वो उसको कहती थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है बड़ा। तो वो अपनी बीवी का इंतकाम लेने के हाँ, और पहले तो एक उसकी वो थी ना, एक मशूका कह लें आप थी, अब वो उसकी बीवी बन के कह रही थी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब तक की जो तफ्तीश है हमारे सामने यही बात आई है कि वो चाह रही थी रास्ते से हट जाए, तो सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है, तो खुला डुलू फिरूँ मैं, तो ये सारी सूरत हाल थी। लेकिन प्लानिंग उसकी थी। मज़े की बात यह है कि उसने इसको कहा था कि नीचे ट्रैक सूट पा गया ना, कि ये बड़ा जो है ना ये गार्ड ये बड़ा स्किनी सा है, उसने कहा था तुम नीचे ट्रैक सूट पहन के आओ ताकि मोटे लगो। ठीक है। उसके बाद इसने इसको मोटर बाइक लेके दी, लड़की नहीं लेके दी, और उसकी टैंकी टापे का कलर चेंज कर दिया। सारी प्लानिंग उसकी थी। मैं हैरान, मास्टरमाइंड। हाँ जी सर, मैं उसकी प्लानिंग पे हैरान हूँ। उसने टैंकी टापों का कलर चेंज कर दिया। कुएँ के बाद जब बाइक उसको वापस मिली, उसने वो टैंकी टापे फिर चेंज करके जो लगाए थे वो नाले में फेंक दिए। साबिक एसपी के कातिल क्या कहते हैं, कत्ल करने वाला मुलजिम क्या कहता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा एसएसपी सीआईए ने, आइए उनकी जुबानी सुन लीजिए। जो
जो शूटर है जिसने टारगेट किया एसपी साहब को, ना सिर्फ उसको गिरफ्तार किया, उसकी पूरी डिटेल जो कि मैंने आपको कहा है कि हम वीडियो पूरी शेयर करेंगे, किस सीक्वेंस में उसने काम किया, जहां से वो निकल के आया, किस हुलिये में आया, कहां से उसने बाइक ली, कहां आके उसने 15 मिनट वेट किया, कहां आके उसको इंफॉर्मेशन मिली और उसने आके उनको टारगेट किया। एसपी साहब फरत अब्बास साहब को अनवर पार्क में उनके घर के सामने जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक जो है ना नामालूम आदमी ने, जिसने हेलमेट पहना हुआ था, अंदर मास्क लगाया हुआ था, रुमाल लपेटा हुआ था, हाथों के ग्लव्स पहने हुए थे, तो उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी कंसील की हुई थी, तो उसने उनको टारगेट किया और उनको जो है ना बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको जो है ना वहाँ पे शहीद कर दिया, एंड ही वाज मर्डर्ड। और उसके बाद वो मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस के लिए तमाम शहरियों की जान माल और इज़्ज़त जो है वो उसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इसके साथ साथ जब महकमा पुलिस के ऊपर अटैक होता है तो क्योंकि पुलिस दूसरों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, लेकिन जब पुलिस के ऊपर अटैक हो जाए और पुलिस के ऑफिसर्स मर्डर होना शुरू हो जाए तो वो लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि जल्द से जल्द मुल्ज़मान को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। इसमें हमारे जो आईजी साहब ने और सीसीपीओ साहब ने खुद भी मौके पर विज़िट किया, इंस्ट्रक्शंस दी, गाइड किया, और सीआईए इकबाल टाउन की टीम के हिस्से में अल्लाह ताला ने ये कामयाबी लिखी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 24 घंटे से भी कम वक्त में जो शूटर है जिसने टारगेट किया एसपी साहब को और शहीद किया, ना सिर्फ उसको गिरफ्तार किया बल्कि उसकी पूरी डिटेल जो कि मैंने आपको कहा है कि हम इंशाल्लाह आपके साथ पूरी वीडियो पूरी शेयर करेंगे कि किस सीक्वेंस में उसने काम किया, जहां से वो निकल के आया, किस हुलिये में आया, कहां से उसने बाइक ली, कहां आके उसने 15 मिनट वेट किया, कहां आके उसको इंफॉर्मेशन मिली और उसने आके उनको टारगेट किया। टारगेट करने के बाद जब वो वापस गया तो उसने हुलिया फिर दोबारा कहाँ चेंज किया, ड्रेस कहाँ चेंज किया, उसके बाद ड्रेस चेंज करने के बाद बाइक कहाँ पे पार्क किया, और बाइक कहाँ पार्क करने के बाद वापस अगेन ड्रेस कहाँ पे आके चेंज किया। तो पूरा उसने बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड और चालाकी के साथ कोई ट्रेस अपने हिसाब से उसने नहीं छोड़ा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से और सीआईए इकबाल टाउन की टीम जो कि लेड बाय डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट साहब, माजिद बशीर साहब और अकरम साहब और वकास साहब और ये सारे लोग फॉरम जो हमारे आईटी एक्सपर्ट हैं, इन सब लोगों ने मिल के वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर हम यहीं पे कैंप इस्टेब्लिश करेंगे और उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम इन मुल्ज़मान को नहीं पकड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने करम किया और इसमें 2 मुल्ज़मान जो हैं, एक जिसका नाम आरिफ आफरीदी है वो, और दूसरा जिसका ताल्लुक बाजोड़ से है, और दूसरा जो है हिरा उर्फ सना जो कलीम उर्फ कलीमी जो इनके भाई थे एसपी साहब के, उनकी बेवा हैं। ये 2 मुल्ज़मान जो हैं ये इसमें मुलव्वस हैं और इन्होंने इंफॉर्मेशन जो दी सारी, जो इंस्टिगेट किया, जो प्लान किया, जो तैयार किया वो हिरा उर्फ सना ने किया जो उनकी भाभी हैं, और जो एग्जीक्यूट किया वो आरिफ आफरीदी ने किया। दोनों मुल्ज़मान अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं और जो बाकी आगे उसका प्रोसेस है इंशाल्लाह तफ्तीश का, कानून अपना रास्ता लेगा और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक हम आगे तफ्तीश करेंगे। हाउएवर आपकी दिलचस्पी के लिए जो इब्तदाई थोड़ा सा टाइम मिला है उसमें जो हमने काम किया है वो मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि इसमें अभी जो पहलू ज़ेरे तफ्तीश हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह सीआईए पुलिस इंशाल्लाह काम करेगी, वो एक शादरा के एरिया में एक आसिफ उर्फ बन्नू नाम का शूटर कत्ल हुआ था, तो उसका भी मुकदमे को हम इंशाल्लाह असर नौ देखेंगे कि उसमें भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो इस केस से रिलेटेड हैं। उसके बाद कलीम जो है इसका रोल हम इसको दोबारा देखेंगे, आल्दो ही इज़ डेड, लेकिन उसने जो काम किए हैं कुछ उनको देखने की ज़रूरत है। कलीम को फायर जिसने मारा था उसको देखने की ज़रूरत है। और फिर इंटरेस्टिंग बात है कि इनके घर पे एक उमैर और उमैरी नाम का एक टारगेट किलर था, हायर्ड असैसिन था, उसने इनके घर के ऊपर एक टाइम पे फायर किया था लास्ट ईयर। और इंटरेस्टिंग बात है कि उसकी एफआईआर जो दर्ज हुई है
वो ना कलीम की तरफ से हुई है ना किसी और की तरफ से हुई है। उसकी FIR का मुद्दई इस कत्ल का मेन शूटर जो है आरिफ अफरीदी है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें हैं जिसमें फर्दर 3-4 केसेस लिंक्ड हैं जिनको हम इंशाल्लाह आगे एक्सप्लोर करेंगे और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। जो इनिशियली बात समझ आती है वो कोई इस तरह की समझ आती है कि ये जो लड़का है जिसकी हम आरिफ की बात कर रहे हैं, ये तकरीबन 3 साल से प्राइवेट गनमैन था कलीम के साथ, जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है। कलीम का करैक्टर और उसकी सारी हिस्ट्री, कुछ चीज़ें आपके ऑलरेडी नोटिस में आ चुकी हैं। ही इज़ अ डेड मैन, तो उसके ऊपर हम फर्दर ज़ाहिर है डिबेट हम मुनासिब नहीं है उस पर गुफ्तगू करें। तो जो अभी तक सरेदस्त चीज़ नज़र आ रही है वो इस तरह की नज़र आ रही है कि उसका जो खातून है उसका भी इंटरेस्ट था कि ये SP साहब साइड पे हो जाएं और जायदाद ज़्यादा इनके हिस्से में आ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम साथ SP साहब ने इसको अफरीदी को भी घर से आने से मना किया था कि आप सिंगल हैं और आप हमारे घर ना आया करें। तो ये दोनों चीज़ें क्लब करके फॉलोड बाय दिस थिंग कि हिरा उर्फ सना जो है उसने भी उसको इंस्टिगेट किया एंड देन दे प्लान द होल थिंग एंड दे किल्ड द SP साहब और उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। हाउएवर, जिस तरह मैंने कहा है कि ये डिटेल में काम करने वाला है, इट विल बी प्री मेच्योर कि अगर मैं पूरे वसूख के साथ एक चीज़ आपको कह दूँ कि जी बस दिस इज़ व्हाट इट इज़, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इंशाल्लाह उनका रिमांड लेंगे, तफ्तीश करेंगे, जो फिर आगे चीज़ें सामने। अभी जो इब्तदाई चीज़ें जो सामने आई है ना, अभी जिस तरह मैंने कहा कि ये मज़ीद आगे इस पे चीज़ें काम होने वाला है, तो जो ही कलीम की डेथ होती है, इद्दत पूरी होती है, तो तकरीबन ये जो आरिफ के साथ ये जो हिरा और सना या सना और हिरा है, ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल से आरिफ के साथ कम्युनिकेशन में थी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो जो ही उसकी डेथ हुई है, इद्दत पूरी हुई है, तो इन्होंने, क्योंकि ये चाहती थी कि SP साहब को जो है ना वो मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो उसने कहा कि फिर पहले मेरे साथ शादी करो। तो उसने फिर रिपोर्टेडली इसकी बहन के घर में जाके, तो वहाँ के एक निकाह का भी एक हुआ, लेकिन उसको थिंग्स आर येट टू बी वेरीफाइड। ज़ाहिर है उसको हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। बदकिस्मती से हमारे बच्चे जो हैं ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस गुमराह होके और ऐसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो खुद तो बिल्कुल VVIP तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक बच्चा उसको जो है ना वो 5-10 हज़ार का पिस्टल दे के 10-20 हज़ार दे के तो बंदे मरवा रहे हैं और जिससे पूरे पूरे ख़ानदान जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। तो उसके ऊपर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो इंशाल्लाह हम पहले भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मेरा और आपका सबका हमारा मिशन ये है कि लाहौर जो है ये एक पुरअमन जगह रहे। मैं किसी शहर का नाम नहीं लेना चाहता, तो लेकिन चलो मुंबई का नाम ले लेते हैं कि हम लाहौर को कम से कम मुंबई बनने से तो बचाएं ना, कि ये ना हो कि हर गली कोने के अंदर कोई टारगेट किलर खड़ा हो, तो ना आपकी बहन बेटी बहू महफूज हो, ना हमारी बहन बेटी बहू महफूज हो। गोली जो है वो 16 ग्राम की वो तो नहीं देखती ना फिर, और जब ख़ास तौर पे चलाने वाले में ये शऊर ही ना हो कि मैं बंदा मार लूँ। इंसान को मार देना तो एक बहुत बड़ा जुल्म है ना, पूरी इंसानियत का कत्ल, नाक मारना। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है हमें सबको मिल के डेलिब्रेट एफर्ट करके काम करना पड़ेगा, यकजान होकर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारी नस्लें जो हैं आगे वो भी इस अफरियत से महफूज रहें। अदरवाइज़ इसका एंड कोई नहीं है और इससे महफूज कोई नहीं रहेगा। अगर मैं ये समझूँ कि मेरे साथ 4 गनमैन चलते हैं तो मैं महफूज रहूँगा, तो आई एम रॉन्ग। अगर आप ये समझें तो जुआ। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए डेडिकेटेड काम करना शुरू कर देते हैं तो कुदरत आपकी मदद करती है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि साबिक SP को कत्ल करने वाले कातिल कौन थे, किस तरह से कत्ल की प्लानिंग की जाती है, किस तरह से घर का बेदी लंका ढाता है। CIA पुलिस ने किस महारत के साथ 24 घंटे से पहले मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।